वी लव बुक्स एंड मूवीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह है जहां हम किताबों और फिल्मों को महज ऊपर ऊपर से नहीं देखते, बल्कि उनकी कहानी, मनोविज्ञान, दर्शन और उनके गहरे सांस्कृतिक प्रभाव की गहराइयों में उतरते हैं। आज के इस सफर में हम बात करने वाले हैं क्रिस्टोफर नोलन की मास्टरपीस इंटरस्टेलर की। ये कोई आम स्पेस एडवेंचर नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिनेमाई अनुभव है जो कठोर एस्ट्रोफिजिक्स और मानवीय भावनाओं की अथाह गहराई के बीच एक बेहद खूबसूरत और नाजुक संतुलन बनाता है। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। पूरी कहानी के केंद्र में एक सवाल बार बार गूंजता है, और सच कहूं तो ये एक ऐसा दार्शनिक तनाव है जो काफी बेचैन कर देता है। सवाल ये है कि क्या मानवता को बचाने के लिए हमें अपनी ही इंसानियत की बलि देनी होगी? एक तरफ प्रजाति के अस्तित्व को बचाने का बिल्कुल ठंडा गणितीय तर्क है, और दूसरी तरफ है एक पिता के प्यार की वो असीम ताकत जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। क्या आने वाले कल को सुरक्षित करने के लिए हमें आज अपनों से जुड़े उस गहरे लगाव को पीछे छोड़ना ही होगा? यही वो नैतिक दुविधा है जो इस पूरी यात्रा की नींव रखती है। कहानी हमें 21वीं सदी के मध्य में ले जाती है, जहां पृथ्वी सचमुच अपने आखिरी दिन गिन रही है। द ब्लाइट नाम की एक रहस्यमयी बीमारी दुनिया भर की फसलों को तबाह कर रही है। हर तरफ बस धूल के तूफान हैं और हवा में ऑक्सीजन कम होती जा रही है। ये महज कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि एक ऐसा बायोलॉजिकल टाइम बॉम्ब है जो बता रहा है कि इंसानियत का अंत अब तय है। और यही वो खौफनाक हताशा है जो इंसानों को अपनी नजरें सितारों की ओर मोड़ने और अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देती है। इसी मजबूरी के बीच एंडोरेंस क्रू के सामने एक बेहद क्रूअल चॉइस रखी जाती है, बिल्कुल एक क्लासिक ट्रॉली डिलेमा की तरह। नासा के पास दो रास्ते हैं। प्लान ए, जहां गुरुत्वाकर्षण के समीकरण को हल करके पृथ्वी पर मौजूद आज की आबादी को बचाया जाए, और दूसरा है प्लान बी, जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, यानी पृथ्वी के लोगों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दो और जमे हुए भ्रूणों का इस्तेमाल करके किसी नए ग्रह पर इंसानी सभ्यता की नई सिरे से शुरुआत करो। जरा सोचिए, इंसानियत के सामूहिक भविष्य और एक इंसान के अपने परिवार के प्रति प्यार के बीच का ये कितना दर्दनाक टकराव है। अब जो बात इस कहानी को बाकी साइंस फिक्शन से बिल्कुल अलग लाकर खड़ी कर देती है, वो है इसका विज्ञान। नोलन और नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी किप थॉर्न ने इस ब्रह्मांड के लिए कुछ बहुत ही सख्त नियम बनाए थे। पहला और सबसे बड़ा नियम, फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो भौतिकी के असली नियमों को तोड़े। सब कुछ वास्तविक विज्ञान पर टिका होगा। यहाँ तक कि प्रकाश से तेज यात्रा करने जैसी आम साइफाई चीजों को भी पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। ये ब्रह्मांड बिल्कुल असली है, इसके नियम सख्त हैं और ये किसी पर कोई रहम नहीं करता। इसी वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा का सबसे चौंकाने वाला सबूत है गारगेंशुआ, वो विशाल ब्लैक होल जिसने स्क्रीन पर हम सबके होश उड़ा दिए थे। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी समीकरणों का इस्तेमाल करके DNGR नाम का एक बिल्कुल नया रेंडरर बनाया गया, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्लैक होल के सिर्फ एक सिंगल फ्रेम को रेंडर करने में कंप्यूटर को 100 घंटे तक का समय लगा। ये कोई आम विजुअल इफेक्ट नहीं था। इसके बनने से वास्तव में पीयर रिव्यूड वैज्ञानिक सफलताएं और भौतिकी के नए पेपर्स पब्लिश हुए। और ये यथार्थवाद सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित नहीं था। नोलन का फोकस चीजों को असल में महसूस करने पर था। उन्होंने 65mm IMAX कैमरों का इस्तेमाल किया और कंप्यूटर ग्राफिक्स यानी CGI से जितना हो सके बचने की कोशिश की। अंतरिक्ष यान के 25 फुट के विशाल प्रैक्टिकल मॉडल बनाए गए। इतना ही नहीं, अभिनेताओं के कॉकपिट के बाहर ग्रीन स्क्रीन लगाने के बजाय विशाल स्क्रीन्स पर अंतरिक्ष के नज़ारे प्रोजेक्ट किए गए, ताकि जब हम किरदारों के चेहरों पर वो रोशनी और उनकी प्रतिक्रियाएं देखें तो वो 100% असली हों। लेकिन यही कठोर विज्ञान तब दिल पर सीधा वार करता है जब हम मिलर के ग्रह पर पहुंचते हैं। यहाँ टाइम डायलेशन का सिद्धांत लागू होता है। गार्गेंटुआ के विशाल गुरुत्वाकर्षण के कारण इस ग्रह पर बिताया गया हर एक घंटा पृथ्वी पर 7 साल के बराबर है। यहाँ आकर भौतिकी कोई बोरिंग थ्योरी नहीं रह जाती, ये एक क्रूर और बेहद व्यक्तिगत त्रासदी बन जाती है। समय, जो हम सभी के लिए एक सा बहता है, यहाँ एक ऐसा खतरनाक हथियार बन जाता है जो अपनों को पलक झपकते ही हमेशा के लिए दूर कर सकता है। और उस ग्रह पर हुई एक छोटी सी देरी की जो कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है, वो रोंगटे खड़े कर देती हैं। जब कूपर और ब्रैंड अपने मुख्य यान में वापस लौटते हैं, तब तक पृथ्वी पर 23 साल बीत चुके होते हैं। 23 साल, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये पारिवारिक इतिहास, बच्चों का बचपन और एक पिता की जिंदगी के 23 अनमोल सालों का हमेशा के लिए छिन जाना है। विज्ञान के इस क्रूर नियम ने पल भर में इंसान के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए।
इसी के बाद वो दृश्य आता है जो सच में आपको अंदर तक झकझोर देता है। कूपर स्क्रीन के सामने बैठा है और अपने बच्चों के पिछले 2 दशकों के वीडियो संदेश देख रहा है, वो संदेश जिनका उसने कभी जवाब ही नहीं दिया। द टाइम्स के केविन माहिर ने बिल्कुल सही कहा है कि ये दृश्य फिल्माई गई भावना की परिभाषा है। ये एक ऐसा पल है जो ये साफ कर देता है कि इस पूरी अंतरिक्ष यात्रा का असली इंजन कोई रॉकेट का फ्यूल नहीं है, बल्कि एक पिता का गहरा दुख और अपनों को खोने का दर्द है। इस दर्द को और गहरा बनाता है हंस जिमर का वो आइकॉनिक संगीत। पर मजेदार बात यह है कि इस संगीत की शुरुआत किसी स्पेसशिप या गैलेक्सी के ख्याल से नहीं हुई थी। नोलन ने जिमर को स्क्रिप्ट नहीं दी थी, बस एक पन्ने की एक चिट्ठी दी थी। उस चिट्ठी में अंतरिक्ष का कोई जिक्र नहीं था, बस एक पिता की कहानी थी जो अपने काम के सिलसिले में अपने बच्चे को पीछे छोड़कर जा रहा है। यही वजह है कि ये संगीत इतना गहरा और व्यक्तिगत महसूस होता है। और इस संगीत को डिजाइन भी कुछ इस तरह किया गया था कि आप इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें। नोलन और जिमर ने 1926 के ऐतिहासिक हैरिसन और हैरिसन ऑर्गन का इस्तेमाल किया, जिसकी आवाज़ में एक अजीब सी आध्यात्मिकता और विशालता है। इसे डीप लो एंड फ्रीक्वेंसी के साथ इतना जोरदार मिक्स किया गया कि इसे सोनिक सूप का नाम दिया गया। इसका सीधा मकसद था थिएटर की कुर्सियों को हिला देना, ताकि एक ब्लैक होल की खौफनाक विशालता का एहसास दर्शकों को अपने शरीर में हो सके। इस पूरी कहानी के दौरान एक चीज़ जो हर पल मौजूद रहती है, वो है बलिदान। लेकिन यहाँ बलिदान को कोई हीरो वाला या रोमांटिक काम नहीं दिखाया गया है। ये जिंदा रहने के लिए चुकानी पड़ने वाली एक बहुत ही कड़वी और क्रूर कीमत है। सही काम करने पर यहाँ किसी को शाबाशी नहीं मिलती, बल्कि बदले में गहरे घाव मिलते हैं। कहानी का हर किरदार अपने स्तर पर कुछ न कुछ ऐसा खोता है जिसकी भरपाई जिंदगी भर नहीं हो सकती। इस अलगाव और अकेलेपन का इंसानी दिमाग पर क्या असर होता है, ये हमें 2 वैज्ञानिकों के जरिए बहुत अच्छे से समझ आता है। एक तरफ रोमिली है, जिसने 23 साल चुपचाप अकेले शोध करते हुए गुजार दिए और बिना किसी ड्रामे के अपनी जान दे दी। दूसरी तरफ है डॉक्टर मान, जो अकेलेपन से इतना टूट गया कि उसने खुद को बचाने के लिए पूरी इंसानियत को ही दांव पर लगा दिया और झूठे डेटा भेज दिए। ये हमें बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि असली महानता अपने स्वार्थ को भूलकर सबकी भलाई चुनने में है। जैसे जैसे हम इस सफ़र के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर वे कौन हैं? वो उन्नत जीव कौन हैं जिन्होंने सैटर्न के पास वर्म होल रखा? और मर्व के कमरे में वो किताबें गिराने वाला भूत कौन था? और फिर फिल्म अपना सबसे बड़ा पत्ता खोलती है। वो भूत और कोई नहीं बल्कि खुद कूपर था, जो समय और अंतरिक्ष की सारी सीमाओं को पार करके अपनी बेटी तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रहा था। कूपर का अपनी बेटी से ये संपर्क टेसरैक्ट के जरिए मुमकिन हो पाता है। भविष्य के उन्नत इंसानों द्वारा बनाया गया ये टेसरैक्ट असल में एक 4 आयामी हाइपरक्यूब की 3D परछाई है। इसके अंदर समय एक सीधी रेखा नहीं है, समय एक फिजिकल स्पेस बन जाता है, जैसे कि कोई कमरा या दीवार। ये विजुअल स्टोरी टेलिंग का वो चरम है जहां एक पिता सचमुच किताबों की शेल्फ के पार गुरुत्वाकर्षण को धक्का देकर अपने अतीत में एक संदेश छोड़ता है। इसी मोड़ पर आकर फिल्म सिर्फ विज्ञान नहीं रह जाती, बल्कि एक बहुत गहरी दार्शनिक बात कहती है। डॉक्टर ब्रैंड की वो लाइन कि प्यार समय और स्थान के आयामों से परे है, ये महज कोई इमोशनल डायलॉग नहीं है, ये फिल्म का कोर आर्ग्यूमेंट है। कहानी ये साबित करती है कि प्यार कोई ख्याली पुलाम नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की एक वास्तविक और मौलिक शक्ति है, एक ऐसा 5वां आयाम जिसके बिना गुरुत्वाकर्षण के उस समीकरण को सुलझाना नामुमकिन था। पिछले कुछ सालों में इस कहानी ने जिस तरह लोगों के दिलों में जगह बनाई है, वो कमाल है। 2014 में जब ये रिलीज हुई तो कई क्रिटिक्स को इसका इमोशनल एंगल कुछ ज्यादा ही भारी लगा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता लोगों ने इसे एक नए नजरिए से देखा। 2020 आते आते ये सदी की बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाने लगी और 2024 में इसकी 10वीं वर्षगांठ पर थिएटर्स में इसे जो प्यार मिला, उसने साबित कर दिया कि ये कहानी पुरानी नहीं हुई है, बल्कि वक्त के साथ और भी निखर गई है। और इसकी इस बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा सबूत हमें मई 2026 में मिला, जब लेटरबॉक्स पर इसने 74.2 लाख व्यूज का एक ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया। ये उस प्लेटफॉर्म पर अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई। ये विशाल नंबर इस बात की गवाही देता है कि नोलन का ये विजन आज भी सिने प्रेमियों के दिलों में राज कर रहा है और आने वाली पीढ़ियों को भी लगातार प्रेरित कर रहा है।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि डायलन थॉमस की वो कविता जो फिल्म में बार बार गूंजती है, इस पूरे सफर की रूह है। ये कहानी सिर्फ अंतरिक्ष में भटकने के बारे में नहीं है, ये इंसान की उस फितरत के बारे में है जो अंधेरे के आगे हार नहीं मानती। ये विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ते रहने के जज्बे के बारे में है। और सबसे ज़रूरी बात, ये उन भावनात्मक रिश्तों के बारे में है जो हमें इंसान बनाते हैं, फिर चाहे हम ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों न हों। और इसी विचार के साथ हम अपने आज के इस गहरे विश्लेषण के अंत तक पहुंच गए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस मास्टरपीस पर हमारी ये चर्चा आपको दिलचस्प और विचारोत्तेजक लगी होगी। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आगे हमें किस सिनेमैटिक मास्टरपीस या किताब पर गहराई से बात करनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसी ही और शानदार कहानियों की गहराइयों में उतरने के लिए वी लव बुक्स एंड मूवीज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जुड़े रहें और बेहतरीन कहानियों से प्यार करते रहें।